Good morning, friends. How are you? रवि व्यास हियर। आई होप आप स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके प्रोविजंस इम्पोर्टेंट क्या है, उसके रिगार्डिंग बात की थी। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ऐसा है कि उसने पूरे इतिहास, लेबर लॉ के पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। कुछ ऐसे सिचुएशन बनी थी, कुछ ऐसी घटना बनी थी, कुछ ऐसा प्रसंग बना था जिसने पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। ये बात है 1918 की, 1918 की। इंडिया के मद्रास नाम के स्टेट में एक कंपनी थी जिसका नाम था बिन्नी एंड बिन्नी कंपनी। बिन्नी एंड बिन्नी कंपनी। उस कंपनी में एक यूनियन था। यूनियन में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। वैसे उस वक्त यूनियन का कोई एक्ट नहीं था, लेकिन ऐसा रूल्स थे, रेगुलेशंस थे जिसमें ब्रिटिश लोगों ने उसको परमिशन दे दी थी कि आप यूनियन बना सकते हो। उस वक्त क्या था, यूनियन का सिर्फ एक ही लीडर रहता था। लीडर वैसे भी एक ही होता है। उस यूनियन का लीडर था बीपी वाडिया। उस बंदे का नाम था बीपी वाडिया। वो यूनियन चला रहा था। मतलब कोई भी लेबर को कोई इश्यू होता था, कोई पे रिगार्डिंग, कोई सैलरी रिगार्डिंग, कोई वर्किंग आवर्स रिगार्डिंग, मतलब कोई भी, तो वो उसके सामने, बीपी वाडिया के सामने चला जाता था, क्योंकि वो लीडर था और उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का ट्राई करता था। अभी एक दिन क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है सैलरी के रिगार्डिंग कि उस के बंदे के काम, वर्कर्स को अच्छे ज़्यादा काम करवाते थे लोग और सैलरी नहीं देते थे। मतलब कम सैलरी देते थे। कोई 14 घंटे काम करता था, कोई 18 घंटे काम करता था, लेकिन सब लोगों को सैलरी अच्छे से नहीं मिलते थे। मतलब इक्वालिटी का कोई प्रोविज़न था नहीं, जस्टिस नहीं मिलता था, कहने का मतलब इन सेंस। तो उन लोगों को लगा कि वी हैव टू डू समथिंग। तो उसने सोचा कि हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब स्ट्राइक आपको पता है कि ये एक वेपन है वर्कर के पास, जिसके थ्रू वो अपने डिमांड को पूरी कर सकता है। तो क्या है कि वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। अभी मेन पॉइंट ये आता है कि हम विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी नोटिसिंग पीरियड स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। मतलब वैसे ही स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। उसकी कितनी कंडीशंस ऐसी है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना। अगर हम इफ़ यू वांट टू गो ऑन स्ट्राइक, अगर हमको स्ट्राइक पे जाना है तो कितनी कंडीशंस को हमको फुलफिल करना पड़ता है। विदाउट एनी कंडीशंस हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। तो उस वक्त कंडीशन क्या थी कि अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है तो यू हैव टू गिव द पीरियड नोटिस विद इन सम टाइम, कि आपको एक नोटिस देनी पड़ती है। उसका रीज़न लिखना पड़ता है कि इस रीज़न की वजह से हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं, इस रीज़न की वजह से हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग नोटिस देनी पड़ती है। नोटिस की अभी पीरियड रहता है। मतलब कितनी कंडीशन है जिसको हम फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये इस लोगों ने विदाउट एनी कंडीशन वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। अभी जो उसके सामने मैनेजमेंट था, देखो अब कंपनी में 2 लोग ज़्यादा काम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो एक है मैनेजमेंट, मतलब जिसको हम ओनर बोलते हैं, मालिक बोलते हैं। उसके 2 दूसरा है वर्कर्स, एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो मैनेजमेंट को लगा कि ये लोग स्ट्राइक पे तो गए लेकिन इलीगल तरीके से स्ट्राइक पे गए हैं, उन्होंने कोई कंडीशन फुलफिल की नहीं है। तो फिर मैनेजमेंट ने उसके सामने केस ठोक दिया कि भाई तुम लोग जो स्ट्राइक पे गए हो वो गलत तरीके से गए हो, ये सही नहीं है, आपने कंडीशन फुलफिल की नहीं। आप स्ट्राइक पे गए हो, डेट इज़ राइट, लेकिन विदाउट फुलफिलिंग एनी कंडीशन आप गए हो, तो ये रॉन्ग है। तो ये बात कोर्ट में भी साबित हो गई, प्रूव हो गई कि ये लोग इलीगल तरीके से ही स्ट्राइक पे गए थे। तो फिर मैनेजमेंट ने उसके सामने एक कंडीशन रख दी कि आइदर यू पे 75,000 रुपीज़। अब ये बात है 1918 की।
कि उस वक्त 75,000 की अमाउंट किस लेवल की थी, सब बहुत बड़ी अमाउंट कहलाती थी। उन लोगों ने बोला कि तुम 75,000 रुपीज़ पे कर दो, अदरवाइज तुम मद्रास छोड़ दो। उसको जेल में तो रख लिया, उस बीपी वाडिया जो लीडर था उसको जेल में तो रख दिया था। जेल में रखने के बाद उसको पास कंडीशन रखी तुम 75,000 रुपीज़ पे करो या फिर मद्रास छोड़ दो। अभी उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि उसके पास पैसा नहीं थे कि वो 75,000 रुपीज़ पे कर सके। तो फिर उसने क्या किया कि मद्रास उसको वही बाउंड टू लिव द मद्रास, उसके पास ये कंपल्सन हो गया, मजबूरी हो गई कि उसको मद्रास छोड़ना पड़ा और पूरी कंपनी बिखर गई। वर्कर को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहा। अभी ये चीज़ बनी बीपी वाडिया वाली, तो ये चीज़ पूरे इंडिया में फैल चुकी थी कि यार ये जो भी हुआ वो गलत हुआ। फिर इस चीज़ को मुद्दत नज़र रखते हुए इस चीज़ को सेंटर में रखा और एक पर्सन ऐसा था जिसने इसके लिए मूवमेंट किया और उस बंदे का नाम था एनएम जोशी। एनएम जोशी की वजह से ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में बना था उसका पार्ट इंडिया बन चुका था। और एनएम जोशी की वजह से ही 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था। तो इसने फिर मूवमेंट चलाई और उसकी वजह से हमारे इंडिया में ट्रेड यूनियन एक्ट आया। मतलब आप भी इस बीपी वाडिया केस को एक लैंडमार्क केस की तरह मान सकते हो, जिसके थ्रू पूरे लेबर लॉ का इतिहास चेंज हो चुका था। फिर उसके बाद स्ट्राइक के रिगार्डिंग तो बहुत अच्छे प्रोविजंस भी आए हैं। मान लो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं उसके बारे में समझाऊंगा कि आईडी एक्ट है क्या। उसमें डिटेल में स्ट्राइक के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं भले बीपी वाडिया को मद्रास छोड़ना पड़ा, उसको बहुत सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ी, लेकिन उसकी वजह से ही शायद इंडिया में ट्रेड यूनियन एक्ट आया है। तो हम इसको लैंडमार्क केस भी बोल सकते हो। थैंक यू, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।